आज today we are going to go for a very important question of cash flow statement which has come in the paper. We are talking about A2. Cash flow statement is the topic, and this question has come in the paper in exams in Cambridge February March 2132. तो February March 2132 का मतलब है कि बड़ा क्वेश्चन जो है वो नया क्वेश्चन है February March 2132 का, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, याद रखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए देयर आर 3 थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी गिवन इन द क्वेश्चन। एक तो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, सो दैट वी कैन टेक प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम दैट। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट जो 31 दिसंबर 2019 की लिखी हुई है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो 31 दिसंबर 2020 की लिखी हुई है। ये दिया होना चाहिए आपको। अब देखें, ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है, इक्विटी दी हुई है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम रीवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी 31 दिसंबर 2019 की। During the year ended 31 December 2020, the following transaction took place. A dividend of 0.6 per share was paid. A bonus share of 1 share for every 10 ordinary share held was made. The directors keep the reserve in the most flexible form. 1st October को 50,000 new shares were issued at 1.4 each, means 0.4 is the premium. All shares were subscribed for and fully paid. 1st December में land included in property, plant and equipment was revalued upward by 25,000. Land has been revalued upward by 25,000. So if you just look at the question, you will be able to see that land value was 8,42,000 in the previous year, but it has now increased to 8,61,000. So it means that 25,000 has been increased through revaluation reserve. फिर इन्वेंट्रीज में भी चेंज आ रहा है, इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो होगा। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर भी चेंज आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम शामिल नहीं करते हैं। डिबेंचर्स हम रिडीम करवा रहे हैं। रिडीम का मतलब है वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, वो भी आपका डेबिट साइड पे आएगा। 80,000 के डिबेंचर कैश आउटफ्लो होगा, 80,000 के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल जी, तो ट्रेड पेबल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स का मतलब है कि आपका बेसिकली कैश इनफ्लो है। ये ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन इट हैज टू बी इक्वल। ये इक्वल आना चाहिए आपस में, यानी कि एडजस्ट होना चाहिए आपस में जाके। वो हम इंशाल्लाह ताला उसको भी कंसिडर करेंगे। आगे हम देखते हैं, नीचे इक्विटी का कॉलम बना के उसने में दिया है, और answer the following questions in the paper, in the question paper. Questions are printed here for reference only. क्योंकि आपको इंसेट अलग दिया जाता है और आंसर शीट के लिए आंसर शीट अलग दी जाती है। पेपर 3 की बात कर रहे हैं। पेपर 3 स्ट्रक्चर्ड रिटन पेपर नहीं होता, अलग अलग होता है। क्वेश्चन पेपर अलग होगा और आंसर आप अलग शीट में करेंगे। Prepare the statement of changes in equity for the year ended 31st December 2020, showing the profit for the year as the balancing figure. A total column is required. बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल मशीनरी वाज परचेज्ड एट द कॉस्ट ऑफ 93,000. मोटर व्हीकल वाज सोल्ड फॉर 26,000 विद a net book value of 29,000. Interest paid and charged to the income statement amounting to 19,500. Prepare the statement of cash flow in accordance with IAS 7. तो वो भी कहता है कि आपने बना के दिखानी है। इंस्पाइट फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करें। वी नीड टू प्रिपेयर statement of changes in equity in the first instance. वो बनाते हैं हम। चैप्टर के से हमारा ये टॉपिक है, थोड़ा सा कंपनी से रिलेटेड है। हमें पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बनानी पड़ेगी। इसमें आता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, फिर हम लिखते हैं इसमें शेयर प्रीमियम। सारी बात है कि राबेल आई विल कंसीडर दिस कि आप लोगों ने कंपनी पढ़ा हुआ है तो किसी हद तक थोड़ा बहुत आपको आता ही होगा कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्डिनरी शेयर डाटा कहाँ से उठा रहा हूँ? ओपनिंग डाटा उठा रहा हूँ जी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग्स है। ठीक है जी, मैं लिख रहा हूँ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, उसके बाद आपका आ जाएगा जी रीवैल्यूएशन रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स हम यहाँ पे लिख लेंगे।
कॉलम्स हम बना लेते हैं। उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमसे मांगी है, तो हम कॉलम के हिसाब से ही डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, टोटल कॉलम भी उसने क्या रिक्वायर्ड है, तो टोटल कॉलम भी हम जो है वो बना लेते हैं। In the question it has been told to us that the total column is also required, and there is a reason for that also. I will let you know. टोटल कितना है जी हमारा 885400, यानी ये टोटल हमें दिया है। सारे लिख लेते हैं हम। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस 6 लाख है। बेटा यहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले, वो आपका आ जाएगा जी 6 लाख का। उसके बाद शेयर प्रीमियम है 48,000 का, हम लिख लेंगे जी। के बाद शेयर प्रीमियम का रिवैल्यूएशन रिजर्व है 75,000, वो हम लिख लेते हैं जी, which is given in the question 75,000. Retained earnings is also given in the question, that is 162,400, वो हम लिख लेंगे जी 162,400, and the total is also given at the start 885400, तो वो हम लिख लेते हैं 885400। ठीक है जी। सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमें नहीं मालूम, जो हमें नहीं मालूम हमने वो बेसिकली फाइंड करना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसी के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी उसने बनाने को हमें कहा है। क्यों सर? इसलिए बेटा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर हम निकालेंगे ना, तो तभी हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के लिए प्रॉफिट फॉर द ईयर जरूरी होता है, क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर से इनडायरेक्ट मेथड है ना, उसने स्टार्ट ही प्रॉफिट फॉर द ईयर से होना है। तो देखते हैं जी, अब हम कहते हैं जी बोनस शेयर हम इशू कर रहे हैं कितने के, अप्रैल 1 को 1 शेयर फॉर एवरी 10, कीप द रिजर्व इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, क्योंकि डेट्स दी हुई है ना, बोनस शेयर पहले इशू हो रहे हैं, तो मैं उसको पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बोनस शेयर हम इशू कर रहे हैं, देखते हैं हमारे पास पुराने शेयर बेटा कितने पड़े हुए पहले से, 6 लाख के, 10 के बदले 1 शेयर हम दे रहे हैं, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आपके बोनस शेयर आ जाएंगे 60,000 के। ये पैसा हम कहाँ से निकालेंगे? ये पैसा हम निकालेंगे बेटा शेयर प्रीमियम में से और रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। बोनस शेयर में सबसे पहले हम यूटिलाइज करेंगे 48,000 फ्रॉम शेयर प्रीमियम, क्योंकि बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स क्या होते हैं? रिजर्व्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं शेयर कैपिटल। रिजर्व्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल इन द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। 48,000 यहां से माइनस हो जाएगा, शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज करेगा कितने से? 60,000 से, और बाकी जो अमाउंट है 12,000 की, वो हम कहां से उठाएंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में से हम बाकी 12,000 टेकअप कर लेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। देखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ था 75,000 का। अगर आप इसकी एंट्री पास करना चाहें, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो आई एम गोइंग टू डेबिट शेयर प्रीमियम, देयर इज अ डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम, then revaluation reserve is going to be debited again also, and share capital is going to be credited. आपका आ जाएगा 60,000 से, शेयर प्रीमियम जो है जिसमें से पैसे कम हो रहे हैं 48,000, और रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका आ जाएगा 12,000 का। ठीक होगी जी बात। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 50,000 न्यू शेयर्स वर इशूड एट 0.1.4, 50,000 नए शेयर इशू कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो ऑर्डिनरी शेयर इशू हो रहे हैं, सिंपल इशू ऑफ शेयर जिसे कहते हैं, हम इशू कर रहे हैं 50,000 इंटू 1.4, ये आपके इशू ऑफ शेयर अमाउंट कितनी आ जाएगी? 70,000। 50,000 आपका शेयर कैपिटल, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी? 50,000। इसकी भी एंट्री पास करके दिखाता हूँ आपको। 1.4 के हिसाब से शेयर इशू कर रहे हैं ना आप, आपका आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.4। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटन विद फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू से जाना है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 से, और बाकी अमाउंट जो है वो शेयर प्रीमियम में चली जाएगी। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, बेटा ये अमाउंट आपकी आ जाएगी 70,000। शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज कर रहा है 50,000 से, बिकॉज यू नो दैट
share capital is always written with face value everywhere. 20,000 is going to be the share premium. So share capital, the ordinary share capital, the column of ordinary share capital will increase by 50,000 and share premium will increase by 20,000 where there was nil amount actually, and bank will also increase by 70,000 which we are not going to account for right now. तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या होता है जी. लैंड इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 25,000. तो लैंड की रिवैल्यूएशन हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा जी लैंड रिवैल्यू कर गया है कितने से 25,000 से. लैंड की रिवैल्यूएशन होगी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका बढ़ जाएगा कितने से 25,000 से. रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका इंक्रीज कर जाएगा. उसके बाद डिविडेंड आपने पे किया 0.16 पर शेयर. मैं मिस कर गया था, इसको पहले मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था. कोशिश करता हूँ मैं अगर एडजस्ट होने की उसमें, क्योंकि तो पुराने शेयर्स पे दिया है ना, 1 मार्च को है. बोनस शेयर तो बाद में इशू हो रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर भी बाद में इशू हो रहे हैं. डिविडेंड तो पहले पे किया गया 0.16 पर शेयर, 6 लाख पे असल में पे किया गया है. तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर को थोड़ा सा जगह को थोड़ा शॉर्ट करके मैं डिविडेंड को एडजस्ट कर लेता हूँ. That will make our question look more valuable. यहाँ पे डिविडेंड रेट लिख लेते हैं हम. डेट पहले थी ना सर में, इसलिए बेहतर है कि बंदा पहले लिखे. तो 6 लाख मल्टीप्लाई 0.16 ये आपका आएगा 96,000. ठीक है जी, 96,000 का डिविडेंड है और वो हम रिटेन अर्निंग के कॉलम में से क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे. 96,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा. ठीक है जी, देखते हैं ये अमाउंट अब कितनी बनती है हमारी, यानी कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की अमाउंट हमारी कितनी बनेगी. जी 7,10,000. 6 लाख है ना, प्लस 60,000 और प्लस 50,000 दैट इज 7,10,000. शेयर प्रीमियम कितने का आपका आ जाएगा, 20,000 का. रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का आ जाएगा बेटा, देखिए 75,000 का पहले पड़ा हुआ था, फिर 12,000 उसमें से माइनस और 25,000 का लैंड रिवैल्यू दोबारा आपका हो गया है, तो वो आपका आ जाएगा 88,000 का. रिटेन्ड अर्निंग्स का हमें नहीं पता, ये जो टोटल है, टोटल कॉलम वो कहता है ना रिक्वायर्ड है, तो हम टोटल ये निकाल सकते हैं. ये भी ब्रैकेट में 96,000 आएगा. ये यहाँ से 12,000 दोनों शेयर्स का इफेक्ट नहीं हो रहा, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा. इश्यू ऑफ शेयर जो है वो आप क्या देंगे 70,000 से. लैंड आपका इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है 25,000 से. ठीक है जी, और ये टोटल जो है ये हम कैसे निकालेंगे, दैट इज द बेसिक पॉइंट, क्योंकि इसी की बेस पर बेसिकली प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो हमने फाइंड करना है, वो इसी की बेस पे फाइंड हो रहा है. अब वो देखें कैसे है. आप सवाल में देखिए तो आपको इक्विटी सेक्शन दिया हुआ है 31 दिसंबर 2019 का, लेकिन आपको इक्विटी सेक्शन 31 दिसंबर 2020 का नहीं दिया हुआ, वो हमने निकालना है. तो बहुत ही आसान है बेटा. टोटल एसेट्स जो हमें दिए हुए हैं, टोटल एसेट्स 1292520, 1292520, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. This has to be equal to total liabilities. So it means the total liabilities will also be having the same amount, that is 1292520. उसमें से अगर आप माइनस कर देंगे डिवेंचर, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, you will get your equity section. I mean to say total assets is equal to total equity and total liabilities. Total liabilities are given. If I will subtract 1292520 minus 341,400, I will get the amount of total equity, which is 951120. So I got the amount of total equity at the end, which is 951120. अब अगर मैं इसमें से बाकी सारे माइनस कर दूंगा रो वाइज, यानी 951120 minus 88,000 minus 20,000 and minus 7,10,000, so I will get the amount of retained earnings at the end, that is 133,120. अब यहां से अगर मैं रिवर्स जाऊंगा 133,120, रिवर्स का मतलब है कि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जो 96,000 है वो आपका माइनस हो रहा है, वो ऐड हो जाएगा
और उसमें से माइनस कर दूंगा मैं 162,400, तो मेरे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 66,720. So I got my profit for the year, which is the balancing figure actually over here. That is 66,720, जो कि डेफिनेटली मुझे आगे भी रिकॉर्ड करनी है. यहाँ पर भी आ जाएगा 66,720. तो ये मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट किया है, और मैंने रिवर्स जाकर बैलेंसिंग फिगर के थ्रू मैंने कैलकुलेट किया है क्या भला अपना जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर. अगर आप इस कॉलम का टोटल करेंगे बेटा, इस टोटल के कॉलम का, तो भी 951120 ही आएगा. अगर आप रो वाइज टोटल करेंगे ना, तब भी 951120 ही आएगा. क्यों सर? बिकॉज 951120 इज द टोटल इक्विटी which I have calculated from the given balance sheet, total assets minus liabilities. और फिर इसमें से 951120 से I have subtracted the total of revaluation reserve, total of share premium, total of ordinary share capital. I got the amount of retained earnings at the end, that is 133,120. Now I have to go reverse. 96,000 has been subtracted. It will be added in 133,120, and 162,400 will be subtracted to get the amount of profit, that is 66,720, which I am going to write in the total column also. और ये भी total भी आपका equal ही आएगा. It will be the same. So this is how we are supposed to use and go for the I mean to say कि हमने इसको calculate किया है किस तरीके से statement of changes in equity को. जी, इसमें यहाँ तक कोई मसला तो मुझे बताएं, because I have to move forward. I have to go for the cash flow statement, which is a very easy task. It's not going to be difficult. किसी को मसला है तो प्लीज बताएं मुझे, ताकि मैं रिपीट करना चाहूँ तो रिपीट करना चाहें तो मैं कर सकता हूँ. कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अदरवाइज आई विल गो फॉरवर्ड. ओके? नहीं सर, क्लियर है. अच्छा जी, अब हम बनाते हैं जी कैश फ्लो स्टेटमेंट. उसके लिए एक पेंट शॉप और ओपन करते हैं हम, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का है ना, उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आ गई है. अब हम बनाते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. I should have write cash flow statement. That is one and the same thing. डॉलर के साइन आपके पास आ जाएंगे. हम स्टार्ट करेंगे इसको किससे, आपको पता है. पहली हेडिंग हमारी क्या होती है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम रिवर्स जाते हैं. हम अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं इसमें कैश प्रॉफिट में. We convert our operating profit into cash profit. So it is always start from profit from operation, or you may say it is always start from operating profit. It is known as indirect method because हम reverse जाके profit calculate करते हैं. Let's talk about it. Profit for the year हम निकाल चुके हैं बेटा, अभी पीछे निकाला है हमने, तभी तो वो बनाई थी असल में. अदरवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते. 66,720, but that 66,720 is basically the net profit. इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, जो इंटरेस्ट इसमें से माइनस हो चुका हुआ है, क्योंकि टैक्स तो है नहीं, वो मैं ऐड बैक कर दूंगा. सर कहाँ इंटरेस्ट? नीचे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड एंड चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट 19,500. यानी पे भी आपने उतने किए, चार्ज भी उतने हुए, 19,500. वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 66,720 में 19,500. तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा 66,720 प्लस 19,500. I will get my operating profit 86,220. सर ये आपने ऐड क्यों कर दिया? ये बात समझ नहीं आई भाई. हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ था, हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, तो नेट प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए होता कैश फ्लो स्टेटमेंट में. वी शुड हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सॉल्व कैश फ्लो स्टेटमेंट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आपको डेफिनेटली रिवर्स जाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा. अब सबसे पहले आपका आता है जी, हमने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है. याद रखिएगा कि अब इन क्वेश्चंस के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट तो एसेट की दी नहीं हुई, हमें तो एसेट सारे इकट्ठे दिए हुए हैं. ये देखिए 867 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के हवाले से. तो हम क्या करेंगे, हम नेट बुक वैल्यू मेथड से अकाउंट बना लेंगे अपना, इसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाएंगे. किससे?
नेट बुक वैल्यू मेथड से। वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो काउंट कैसे बनेगा और किस तरीके से हम उसको डेवलप जो है वो करते हैं। देखें मैं यहाँ पे सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि नेट बुक वैल्यू मेथड से हम अकाउंट कैसे डेवलप करेंगे अपना। हम कर लेते हैं, मतलब कैसे अकाउंट में बना रहा हूँ बेसिकली या प्लाट एंड नेट बुक वैल्यू मेथड से। उसमें क्या होगा बेटा, आपकी एक डेबिट साइड होगी, हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी पढ़ा है लेकिन फिर भी हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि अगला लेक्चर दूंगा उसमें भी डिस्कस करूंगा मैं। तो इधर आपका क्या आ जाता है कि ब्रॉट डाउन, और वो हमें कितना दिया हुआ है, अमाउंट जरा ज्यादा है, थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। ब्रॉट डाउन आपका है 842,000। 842,000 जो है ना वो आपका ब्रॉड डाउन जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया है 842,000 का। बाकी डेप्रिसिएशन हमें दी नहीं हुई है क्वेश्चन में, और एडिशन हमारी हो रही है मशीनरी की, लेकिन ये तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसमें मशीनरी तो शामिल नहीं है। अगर आप गौर करें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अगर आप डिफरेंस निकालें, ये बेटा 867,000 माइनस 842,000 आप करें तो आपका सिर्फ 25,000 आता है। यानी 25,000 से मुराद क्या है कि इसके अंदर आपके जो लैंड की रिवैल्यूएशन हो रही है बस वही हो रही है, यानी सिर्फ लैंड जो इजाफा हुआ है ना, लैंड के अंदर जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में इजाफा हुआ है सिर्फ वही इसके अंदर इजाफा हो रहा है, और दूसरा इजाफा उसने इसके अंदर काउंट फॉर यानी डेप्रिसिएशन का फिलहाल काउंट फॉर नहीं किया हुआ। मैं वापस अपने क्वेश्चन पे जाऊंगा। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, लैंड का किधर लिखा था यार जी, लैंड इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 25,000। तो लैंड जो है वो साल के दौरान हमारा बढ़ा है। अगर आप दोनों का डिफरेंस निकाल लें ड्यूरिंग द ईयर 867,000 माइनस 842,000, तो ये अमाउंट डायरेक्टली 25,000 ही आती है। ये लैंड रिवैल्यू ही हुआ, आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व जो क्रिएट आपने करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। याद रखिएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व और बोनस शेयर इशू करने का कैश फ्लो स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आता। सर क्या कह रहे हैं? यस, इफ देयर इज अ रिवैल्यूएशन रिजर्व because of the increase in non-current asset value, it will not come in cash flow statement because there is no cash involvement in that. Same is the case with bonus shares. Bonus share की entry में बेटा cash involved नहीं होता. There is no increase or decrease in cash when issuing bonus shares. It is the transfer of reserves into share capital. So it will not affect cash flow statement. Additional machinery was purchased at a cost of 93,000. A motor vehicle was sold for 26,000. It had a net book value of 29,000 at that date of disposal. डिस्पोजल की डेट पर उसकी वैल्यू जो है वो 29,000 थी और हमने बेचा कितने का है 26,000 का। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम गौर करें हमें क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है इसमें, और लॉस हो रहा है वो कितने का 29,000 का आपका एसेट था, बेचा हमने कितने का 26,000 का। तो हमें लॉस हो रहा है कितने का, पहले मैं लॉस को रिकॉर्ड करूंगा, ऐड हो जाएगा बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल हमारा कितना है जो मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो है 3,000 का। 3,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल मैंने ऐड कर दिया। ये मैंने कैसे किया है, अभी ऊपर चले हम वापस, अगर हम वापस चले क्वेश्चन के ऊपर, अब देखें कि जो ऊपर हमें दिया हुआ है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, यानी वो एसेट्स जो है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है मोटर व्हीकल की और मशीनरी की। इसका मतलब है ये एसेट्स उसके अंदर शामिल नहीं है, तो उसके अंदर वो शामिल नहीं है तो उसको हम अकाउंट फॉर उन एसेट्स के थ्रू नहीं करेंगे। एडिशनल मशीनरी आपने खरीदी 93,000 की, उसको भी आपने एडजस्ट करना है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में बात हम करेंगे अभी कि वो किस तरह से हमारी जो है वो सॉल्व होनी है। देखते हैं हम, मोटर व्हीकल का तो हमने कर लिया, डेप्रिसिएशन सवाल में फिलहाल मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे हम करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब है इन्वेंट्रीज में जो चेंज आ रहा है वो देखते हैं हम। इन्वेंट्री में बेटा चेंज आ रहा है, इन्वेंट्री आपकी 1,11,000 की थी, आप कितनी होगी 1,26,000 की। इन्वेंट्री में क्या हुआ है, इजाफा हो गया। इन्वेंट्री आपने खरीदी है कितने की 15,000 की,
आप क्या करेंगे इसके अंदर, लेस कर देंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई है ना, इसका मतलब इन्वेंट्री आपने परचेज की है। लेस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कैश आउटफ्लो होगा आपका कितने का, 15,000 का कैश आउटफ्लो होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं जी। ट्रेड रिसीवेबल पर क्या इफेक्ट आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल भी आपके बढ़ गए हैं इतने से 299,520 माइनस 254,400, तो वो कितने से इंक्रीज कर गए हैं, 45120 से ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कर गए हैं। ये भी आपका क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, लेस इंक्रीज इन ट्रेड 5120। सर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आउटफ्लो कैसे है, कल भी बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि आपने चीजें उधार पर सेल की है, उसकी एंट्री होती है ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स। ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स आपने क्रेडिट सेल की एंट्री पास कर दी, सेल्स में ऐड कर दिया, जबकि क्रेडिट पर चीजें सेल होने की वजह से सेल में आपने चीज अमाउंट ऐड कर दी हुई है, जबकि क्रेडिट पर चीजें जब सेल होती है तो कैश में तो इजाफा नहीं होता। लेकिन you have added in sales and because of that your gross profit has increased by that amount and your profit भी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो प्रॉफिट को सेट करने के लिए, प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए आपको इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल फिर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज योर प्रॉफिट इज ओवर एडेड बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स विच डज नॉट इंक्रीज कैश एट ऑल। लेकिन हमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया है, कीपिंग इन माइंड दैट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बट कैश हैज नॉट इंक्रीज, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। ट्रेड पेबल्स की बात कर लेते हैं। ट्रेड पेबल्स भी आपके इंक्रीज कर रहे हैं, और ट्रेड पेबल जब आपके इंक्रीज करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा आपका 179,400 माइनस 171,000, ये आपका आ जाएगा 8400। तो 8400 से आपके ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कर रहे हैं, जब ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा, इन ट्रेड पेबल, सॉरी इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, और वो हमारा अमाउंट कितनी है 8400। अब ये भी सुन लें, आप पहले भी बताया था कि सर ये इनफ्लो क्यों है। ये इनफ्लो इसलिए है कि जब आप चीजें उधार पे खरीदते हैं, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल का मतलब है ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं। ट्रेड पेबल्स जब बढ़ेंगे इसका मतलब है वी आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, तो यू हैव इंक्रीज्ड योर एक्सपेंस बाय एडिंग परचेजेस, एडिंग द अमाउंट इन द परचेजेस इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, जबकि आपका कैश आउटफ्लो तो हुआ नहीं, तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया है। और प्रॉफिट जब आपका कम हो गया है तो आपको उसको एडजस्ट करने के लिए ये अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, बिकॉज हम ये प्रॉफिट को ही एडजस्ट कर रहे हैं एक्चुअली इस वक्त, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक होगी जी बात। उसके बाद हम इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड होता था वो भी माइनस कर देंगे। वो आता ही किसके बाद है, उसकी अमाउंट आती ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद है, तो वो आपका डायरेक्टली ही माइनस हो जाएगा, जो कि 19,500 के तौर पर आपने लिखना है। तो वो आपका आ जाएगा 19,500। यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आई वांट टू रिपीट दैट अगेन। बेटा 66,720 प्लस 19,500 वो हमने इसलिए किया था बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट माय कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रादर देन नेट प्रॉफिट, रादर देन प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर टैक्स भी होता तो मैं वो भी ऐड बैक करता, यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट था, मैंने वो ऐड बैक किया, और बाद में आपने माइनस तो करना है, क्योंकि आप जो फॉर्मेट यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने सवाल सॉल्व करना है। इंटरेस्ट पेड तो सर पहले क्यों ऐड किया था, क्योंकि स्टार्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कर रहे हैं, तो सर बाद में माइनस करके बात तो एक ही हो गई, यस यू आर राइट, लेकिन आपको बाद में सब्ट्रैक्ट करना उसको पड़ता है। इसी चीज को हम फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक होगी जी बात। अब हम चलते हैं आगे। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका क्या आएगा, एडिशनल मशीनरी जो परचेज की है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपकी आएगी, ठीक है जी। और मोटर व्हीकल जो आपने सोल्ड किया 26,000 का 29,000 का, वो मैंने बताया था लॉस आपका आ जाएगा। और इंटरेस्ट पेड 19,500 का मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड जो है वो कर चुका हूँ। और फिर आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर चेंज जो है वो आता है। तो इसका नेट इफेक्ट बताएं कितना आता है। टाइम असल में थोड़ा कम रह गया है, तो
मैं जल्दी से कुछ आपको जो पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ, जब तक भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी घर में आप इसको भी खुद बना लीजिएगा। अगर क्वेश्चन ठीक नहीं आएगा आपका आंसर, देन वी कैन डिस्कस ऑन व्हाट्सएप। मशीनरी हमने कितने की परचेज की है? मशीनरी परचेज की हमने 93,000 की, एंड दैट इज गोइंग टू बी एन आउटफ्लो ऑफ 93,000। और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मौजूद नहीं है, इसलिए यही बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। नहीं, एक और चीज भी है, बल्कि आपने जो एसेट सेल की है, व्हीकल सोल्ड किया ना 26,000 का, तो वो भी तो आपका इनफ्लो है ना, तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल आपका आ जाएगा। और वो कितना है जी? 26,000 का वो इनफ्लो है। तो 93,000 में से 26,000 आप माइनस करेंगे तो 67,000 आपका आ जाएगा नेगेटिव के अंदर, जो कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो आपके पास आ जाएगा। आपके पास आ जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर एक तो आपका जो है वो डिविडेंड पेड आएंगे, आपने ऑब्वियसली माइनस करने हैं, क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से आपको पे करने पड़ रहे हैं डिविडेंड जो पेड किया आपने, और वो मेरे ख्याल में 96,000 की है, व्हिच इज गोइंग टू बी एन आउटफ्लो। उसके बाद बोनस शेयर्स का बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रिवैल्यूएशन रिजर्व का कैश फ्लो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कैश उस पर इम्पैक्ट नहीं आ रहा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, जो शेयर आपने बेचे उनकी प्रोसीड्स आपके आनी है। वो शेयर आपने कितने के बेचे हैं? आप चेंजेस इन इक्विटी भी निकाल चुके हैं, डिविडेंड मैंने रिकॉर्ड कर लिया। बोनस शेयर और लैंड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रोसीड फ्रॉम शेयर ऑफ 70,000 की आपकी आएंगी। सर कैसे? देखें, ये बैंक डेबिट नहीं हो रहा था 50,000 इंटू 1.4, 70,000, तो कैश इनफ्लो नहीं होगा। ये 70,000 आपका ऐड होगा, और डिविडेंड पेड 96,000 मैंने इसकी वजह से माइनस किया। 70,000 इनफ्लो के तौर पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये पैसे आ रहे हैं आपके पास। उसके बाद डिवेंचर भी की भी अमाउंट आप अगर देखें तो वो चेंज हो रही है, और डिवेंचर की अमाउंट में चेंज क्या आ रहा है कि 80,000 की डिवेंचर आप छुड़वा रहे हैं, यानी 80,000 की लायबिलिटी को आप पे बैक कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है ना 80,000 का दोनों में, तो वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के नाम से। डिवेंचर हो रहा है आपका कितने का? 80,000 का, और ये भी आपकी नेगेटिव फिगर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो इसको हम देख लेते हैं, यानी 96,000 नेगेटिव है, 80,000 नेगेटिव है, वो प्लस कर देंगे, और माइनस 70,000, तो आपका आउटफ्लो आ जाएगा 1,06,000 का नेगेटिव आउटफ्लो आपका आ रहा है 106,000 का। ये मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने से मनात ये है कि बाकी तो आप इसे खुद ही घर में कंप्लीट करेंगे। मैंने सिर्फ उसके जो मेजर हेड्स थे वो बना दिए। अब इसकी जो नेट इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इसका भी नेट इफेक्ट जो है यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इन तीनों का टोटल हम बेटा एंड पे करते हैं आखिर में ही, और उसे हम कहते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश, जो भी इनका टोटल निकलेगा उसको हम बोलते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी है। अगर मुझे डिक्रीज लग रहा है तो डिक्रीज कैश है,